रहे थे कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। तो दोबारा मैं बता देता हूँ आप लोगों को ध्यान में रखिएगा कि जस्ट सपोज आपके पास ए से बी एक प्रोडक्ट जा रहा है। देवांश, यस। ठीक है। ए से बी एक रिएक्शन है जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, और अगर हमें पूछ देता है बी से ए जाने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो लेट्स से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन जिसका रिवर्स हुआ है, ए से बी दे रहा था तो बी से ए का पूछा है, तो 1/k हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये पहला था। दूसरा ये है कि अगर ए से बी कोई रिएक्शन जा रहा है, हो रहा है, ठीक है, और जस्ट सपोज इसमें किसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जस्ट सपोज के है, तो इसका जो के डैश होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। वेट अ मिनट। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना आपने, ठीक है, तो ये प्रीवियस वाले का था, वो नंबर सीधे पावर में चला जाता है। ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला जो था, अब जस्ट सपोज ए से बी मिल रहा है और सी से डी मिल रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। इतना ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी विल गिव b प्लस डी। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो दोनों इक्वेशन या तीनों इक्वेशन, जितने इक्वेशन को ऐड किया आपने, तो k1 इंटू k2 हो जाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है। और अदिति कौन कौन नहीं है? ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा बेसिक सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, केसी का वैल्यू निकालना सीखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली केसी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, लिखिएगा जरा। द फॉलोइंग concentration were obtained for the formation of NH3, which is ammonia, from N2 and H2। ये वाला रिएक्शन भी आप लोग इजीली लिख सकते हैं, फ्रॉम N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin। यहाँ पे दे रखा है N2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻²m। H2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखा है आपको 3 इंटू 10⁻⁻²m। एंड NH3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखा है आपको 1.2 इंटू 10⁻⁻3m। यहाँ पे हमें निकालना है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को केसी निकालना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना होगा। अगर रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। NH3 का रिएक्शन लिखना है, NH3 प्रोडक्ट साइड में रहेगा। ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं देवांश, आशीष, अदिति, आरुषि। यस। ओके, सर बता ही दीजिए। ये देखिए ये क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ 2 NH3। मिनट हो जाइए बस, मैं ट्राई कर लेता ना। ओके, एक बार ट्राई कर लीजिए आप भी। अदिति आप लिख सकती हैं।
यस सर, लिखिए जरा। यस यस, इक्वेशन रिएक्शन। हो गया। जस्ट मेरे से बस आने वाला है आंसर। ये इक्वेशन है अदिति। अच्छा, आंसर बता दिया आपने डायरेक्टली। ये केसी का वैल्यू है। अरे इक्वेशन बोल रहा हूँ तो ये आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों दे रहे हैं आप लोग? सो देवांश, पोर्ट करके तो सर वो मैं इक्वेशन, एनएसटी। मैं देखिए यहाँ क्या बोला, इक्वेशन रिएक्शन लिखने को बोला हूँ ना। फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये प्रोडक्ट साइड में होगा। यस सर। और किससे बना रहा है? N2+3H2 से। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस नाइट्रोजन 2 है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये रिएक्शन बन गया ना ये। गलत यस। है अदिति, ठीक है। ये रिएक्शन अपने को मिल गया, N2+3H2 विल गिव 2NH3। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अब अपने को क्या निकालना है? केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चूंकि हमें क्या दे रखा है? कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो केसी निकालना है। तो केसी अगर इस रिएक्शन के लिए मैं लिखूं तो क्या लिखता हूँ? पहले प्रोडक्ट वाले साइड का लिखता हूँ, और एनएच थ्री स्क्वायर। जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। फिर रिएक्टेंट साइड का किधर लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेंट साइड का हम लोग लिखते हैं डेनोमिनेटर में, ठीक है। रिएक्टेंट साइड का हमने डेनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा, इसका तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब फिर आ जाएगा H2, जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो स्क्वायर कर देंगे। अब NH3 का सिंपल वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है NH3 का? दिस मच दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 1.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में आ जाएगा N2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁻², ये तो पावर 1 ही है। इंटू H2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁻² का होल क्यूब। तो इसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, ये सॉल्व कर लीजिए। 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.44 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो इतना ही रहेगा, 1.5 इंटू 10⁻², और ये 3 3 9 3 27, और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। तो आपको पावर जो है वो दिख रहा होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? कैंसिल हो गया। अब यस। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी कुछ सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 10⁻²। और इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 1.44 अपॉन 1.5 इंटू 27 समथिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर है वो आता है 1.06 इंटू 10⁻⁻3। इसको चेक कर लीजिएगा, +3, ओके सर। 10⁻3। आशीष समझ में आया? अदिति, यस सर। आरुषि, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली आज कंप्लीट हो जाएगा, जरा सा बचा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा रखते हैं, तो लिखिएगा जरा। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस of N2 which is 3 into 10⁻³ m, ठीक है। और O2 का दे रखा है, रिएक्शन लिखना आना चाहिए आप लोगों को। O2 का दे रखा है 4.2 इंटू 10⁻³ m, एंड NO का दे रखा है आपका 2.8 इंटू 10⁻³ in a sealed vessel at
800 Kelvin. What will be Kc for the reaction? रिएक्शन तो इसमें गिवन है, खैर आपको आना चाहिए लिखने। रिएक्शन क्या गिवन है आपको कि यहाँ पे N2 गैसियस स्टेट में प्लस O2 गैसियस स्टेट में विल गिव 2NO गैसियस स्टेट में। इसके लिए Kc निकालना है आप लोगों का, वैल्यू गिवन है, बहुत आसान है करना। वेरी गुड अदिति। हो गया। वेरी गुड देवांश। आशीष आपसे हुआ? सर भेज दिया। कहीं और भेज दिया आपने, मेरे पास तो नहीं आया, देवांश का आया, चेक करिए। आरुषि तो सिंपल है इसमें। नहीं आशीष, क्या कर दिया आपने, बहुत ब्लेंडर कर दिया आपने तो। देखिए जरा। केसी अगर लिखेंगे हम लोग तो प्रोडक्ट का पहले लिखेंगे, तो NO का पावर 2 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। सर भेज दिया। अच्छा, ये तो पता ही नहीं है मुझे कितना होता है। 0.62 आ रहा है तो सही है। NO का स्क्वायर करेंगे तो NO का सबसे पहले देख लेते हैं, ये है आपके पास 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में आ जाता है सीधे सीधे N2 का क्या है आपका 3 इंटू 10⁻³ है, और O2 आ जाएगा जो कि 4.2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो और इसका स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻, ये तो -6 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 4.2 एक साथ ले लेता हूँ, और 10⁻³ 10⁻³ दैट विल बी -6, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैं, 2.8 का स्क्वायर नहीं लिया मैं, तो 2.8 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये मेरे ख्याल से 7.84 आ रहा है, तो आशीष बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो ये ऑलमोस्ट 0.62 आ जाता है। ठीक है, तो केसी निकाल सकते हैं आप लोग। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब मैंने आप स्लाइड चेंज करूं एवरीवन। यस सर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे अपना केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो अब देखिए अपने पास क्या आएगा कि केपी और केसी के रिलेशन भी बता दिए थे मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो उस पर भी एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे 2NOCl जो है गैसियस स्टेट में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली 2NO गैसियस स्टेट में, और प्लस किस में चला जाएगा Cl2 गैसियस स्टेट में। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग बेसिकली द वैल्यू ऑफ equilibrium constant, the value of equilibrium constant Kc is 3.75 into 10⁻⁻⁻⁶ at
1069 Kelvin. Calculate the Kp for the reaction at this temperature. इसी टेम्परेचर पे आपको क्या निकालना है? केपी निकालना। Very good, Aditi. Any other answer? देवांश, आशीष, जस्ट मैं तो Yes, एक sir. Yes, मेरे sir. तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। ओके। Let me know if you're done. आरुषि आपका? कैलकुलेशन मिस्टेक है अभी भी। देवांश, चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना। केसी दे रखा है बेसिकली, और ये मुझे समझ में नहीं आता है। आरटी वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना चाहिए था। खैर कोई नहीं। केसी इज इक्वल टू एट टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ब्लू कलर कहाँ गया? ये। चलिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो हमें पता है एक रिलेशन के पी इज इक्वल टू के सी आर टी राइज टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन से अगर डेल्टा एन का वैल्यू निकालेंगे तो वन किस किस का आ गया है? डेल्टा एन जी वन आया सबका। Yes, sir. अब के सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 3.75 इंटू 10 राइज टू द पावर -6। ठीक है, इंटू आर टी की जब बात करें तो आर की वैल्यू जो देखिएगा आप क्या लेंगे हम यहाँ पे 0.083 इंटू टेम्परेचर 1069 कैलविन में ऑलरेडी दे रखा है टू द पावर 1। अब जब इसे सॉल्व करिएगा तो समथिंग ये ऐसे आ जाएगा 10 राइज टू द पावर -6 इंटू 0.083 और इंटू 1069,
तो इसको जब देखिए ये ऑलरेडी -6 में है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो समथिंग लाइक 0.033 आंसर आएगा ना कि 3.3। ठीक है देवांश? यस। सबका हो गया? तो आपने भी कुछ ऐसा ही भेजा था, 3.75 इंटू 10⁻⁻⁻6 अपॉन RT नहीं होगा ना, RT इंटू RT होगा ना आशीष? Yes sir, yes sir, yes, पता चल गया। चलिए स्लाइड चेंज करूं। चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास बात आ जाता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ठीक है। तो ये बेसिकली हमने केसी केसी पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, अब पी पे करेंगे, केपी के पे करेंगे। ठीक है प्रेशर के टर्म में, तो द वैल्यू फॉर ऑफ केपी for the reaction, the value for the kp, the value of kp for the reaction CO2 gaseous state plus carbon solid state will give 2CO gaseous state is 3 at 1000 Kelvin. kp का वैल्यू गिवन है। if initially partial pressure of CO2 is equal to 0.48 bar, partial pressure of CO2 is 0.48 bar, and partial pressure of CO that is equal to 0 bar, initially यही है, and pure graphite is present of CO, एक मिनट रुक जाइएगा, and pure graphite is present, calculate equilibrium partial pressure, equilibrium partial pressure प्रेजेंस में, सी और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकालना है। रिएक्शन भी गिवन है आप लोगों को, ठीक है ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा हो जाएगा ये बताऊं मैं? आशीष
यस सर, कर रहे हैं। हो जाएगा, ठीक, करिए जरा। अदिति, देवांश, आरुषि, वेरी गुड अदिति, आरुषि। अदिति आपका भी सही है, वेरी गुड। चलिए जरा इधर देखिए आप लोग। तो यहाँ रिएक्शन कुछ ऐसा दे रखा है कि CO2 गैसियस स्टेट में प्लस कार्बन सॉलिड स्टेट मैं में, एक का तो आ गया, मैंने भेज दिया। 2CO गैसियस स्टेट में। वो उल्टा लिख दिया आपने, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CO2 का ऑलरेडी गिवन है, PCO2 जो दे रखा है 0.48 बार दे रखा है। तो एक बात बताइए, ये तो बार हो जाएगा, सॉलिड को ही प्रेशर नहीं लगाएगा तो ये तो लिखना ही बेकार है। यहाँ पे ये इनिशियली कितना होगा, 0 होगा। आफ्टर सम टाइम, और यू कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम, देवांश एंड आशीष इधर फोकस करिए। यस कुछ सर। टाइम बाद इक्विलिब्रियम पे इसमें से जस्ट सपोज एक्स निकल गया, जाहिर सी बात है रिएक्टेंट है तो काम होगा, इधर जाके प्रोडक्ट में बनेगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना इधर से निकलेगा उतना ही बनेगा, प्लस ये जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x यहाँ पे बनेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। सिंपल। अब देखिए अपन लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल वही फॉर्मूला लगा देंगे। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि इसको तो लेंगे नहीं ना, क्योंकि सॉलिड में है, याद है सॉलिड प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में हम नहीं ले नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पे Kp लिखिए, Kp इज इक्वल टू ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, इक्विलिब्रियम पे क्या है, ये क्या है आपका CO2, सॉरी CO का क्या है 2x है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर अपॉन में CO2 का क्या है 0.48 माइनस एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर है, Kp के बराबर। तो Kp का वैल्यू कितना दे रखा है जरा बताइए देख के, Kp का वैल्यू कितना दे रखा हूं मैं 3 दे रखा हूं। तो 3 इज इक्वल टू ये 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0.48 माइनस एक्स, और ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मैथ्स हो जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, 12 और ये 1.44 हो जाएगा ना, यस सर। माइनस 3x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। और इधर इसको लेके चले जाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, माइनस का 1.44 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट है यस आप सर, लोग? निकाल सकते हैं। तो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, x का जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वही कंसीडर करिएगा आप लोग, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, सिंपल कितना आ जाएगा, कितना आया था रुषि एंड अदिति? सर 0.665। हाँ 0.66, x का वैल्यू 0.66 आया था या 0.33 आया था, 0.33 आएगा ना, x का वैल्यू पूछ रहा हूँ। हाँ सर, x की 0. 0.33। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO है वो 2x है, तो 2x का मतलब 2 इंटू यहाँ पे 0.33 ले लीजिएगा तो ये 0.66 बन जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो है आपका 0.48 माइनस एक्स, तो विच मीन्स 0.48 माइनस 0.33 करिएगा तो ये ऑलमोस्ट कितना बन गया, 0.15 बार। समझ में आया आशीष, देवांश? यस सर। यस सर।
वेरी गुड। तो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, जितना पावर होता है उतना वैल्यू आता है। तो नेगेटिव वाला तो कंसीडर करेंगे नहीं, हम पॉजिटिव वाले लेंगे जो कि 0.33 आएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। स्लाइड चेंज करूँ या कोई लिख रहा है? सर 2 मिनट। ओके, टेक योर टाइम। सर डन। डन। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आ जाएगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिखिएगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस चैप्टर का। तो ये देखिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to this principle, if a dynamic equilibrium is disturbed by changing the condition, the position of equilibrium shift to counteract the change to re-establish the equilibrium। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसको आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय मींस ऑफ एनीथिंग, लाइक आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्बेंस आएगी। या फिर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, इन सब में से कुछ भी करते हैं जिससे इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे शिफ्ट करता है, इधर लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, खुद को ऐसे शिफ्ट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम नलीफाई हो जाए। मतलब जो आपने ऐड किया है उस चीज को वो नलीफाई करता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, लिख लिया आप लोगों ने? पहले लिख लीजिए। पहले इससे लिख लीजिए, देन वी विल टॉक। गुड। अदिति। Sir, done. Just a minute, sir. ओके, टेक योर टाइम।
सर आपने वो शिफ्ट्स की बात करी काउंटर टू काउंटरएक्ट, एक नहीं है, काउंटरएक्ट द चेंज टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। डन सर। हो गया, सबका हो गया। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे सपोज a प्लस बी जो है, ठीक है, c प्लस डी, ये एक इक्विलिब्रियम में है। अब आपने क्या कर दिया, ठीक है, ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, मैंने बोल दिया तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से डाल दिया, किसी भी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, खुद को मेंटेन करने के लिए खुद किधर शिफ्ट होगी, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी कि नहीं। यस सर। अगर आपने इधर ऐड कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। इज दैट क्लियर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाला तो इजीली समझ में आ जाता है कि रिएक्टेंट में डाला तो प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगी, दैट मींस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, और प्रोडक्ट में डाला राइट हैंड साइड पे डाला आपने तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। तो अब हम सारे केसेस देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की, इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक डालिएगा इफेक्ट ऑफ अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है। तो जस्ट सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई जा रहा है जो इक्विलिब्रियम में है, तो अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा प्रोडक्ट, देखिए अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बढ़ाया तो प्रोडक्ट का भी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया आपने तो प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन जाएगा वो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटाया तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन घटना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव रहेगा। तो ये आपका किधर जाएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया आपने तो राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, और अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटाया दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि अगर हमने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो आपका राइट हैंड साइड पे जाएगा, और अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ाया तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। समझ में आया ये, यस सर। ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट घटाया तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, प्रोडक्ट घटाया तो राइट हैंड साइड पे जाएगा। समझ में आया, वही बात है ना कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट घट गया, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट बढ़ गया, तो रिएक्टेंट घटेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, और अगर प्रोडक्ट को घटा दिया आपने तो राइट हैंड साइड पे जाएगा कि नहीं, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं सबको, आशीष, देवांश, यस सर। आरुषि, दीति, वेरी यस गुड। सर। तो ये सेकंड वाला लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या लिखेंगे आप लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ये बेसिकली इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इस पे फोकस कर लेते हैं। स्लाइड डाउन कर रहा हूं मैं। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में सबसे पहली बात, सॉलिड वॉलिड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए N2 दे दिया गैसियस स्टेट में, और यहाँ दे दिया मैंने 3H2 गैसियस स्टेट में, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है आपका अमोनिया में। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये 2NH3 गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लीजिएगा, इसे देखिए, इसको देखिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स 4 है, और इधर देखिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो अगर आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। और अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया और नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। प्रेशर इंक्रीज किया आपने, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा,
प्रेशर डिक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल्स कम है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। बहुत ही सिंपल है। एज फॉर एग्जाम्पल ये पहला हो गया। अगर इससे क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए 2SO3 है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, 2SO2 प्लस O2 में। तो यहाँ पे देखेंगे जब आप, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स 3 है और इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है। और यहीं पे अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया आपने, नंबर ऑफ मोल्स कम है, डिक्रीज होंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे गैसियस स्टेट में है। ठीक है। एक और आ जाता है थर्ड वाला, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, H2। सबसे पहले आपको गैसियस स्टेट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2HI आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, और जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं दैट मीन्स डेल्टा NG इक्वल्स टू 0। तो ये प्रेशर इसको अफेक्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेशर चेंज। यहाँ पे वही है कि अगर प्रेशर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, और इसका वाइस वर्सा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उधर आ जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस यस सर। ये बस ध्यान में रखिएगा, प्रेशर में जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा उधर चला जाएगा। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया, आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में चला गया। इसमें देखा आपने नंबर प्रेशर इंक्रीज किया इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, नंबर ऑफ मोल्स इधर कम है, तो इधर चला जाएगा। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ इक्वल है दैट मीन्स डेल्टा NG इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डज नॉट अफेक्ट बाई प्रेशर। तो मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूँ कि प्रेशर का इफेक्ट बस इतना होता है, जिधर प्रेशर इंक्रीज किया आपने तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो उधर चला जाएगा। ठीक है। और प्रेशर डिक्रीज किया आपने तो नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे, उस हिसाब से उल्टा कर देंगे। ठीक है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये वाला देखिए, ये एक रिएक्शन दे दिया आपको, या फिर ये दे दिया PCl5 विल गिव जस्ट सपोज PCl3 प्लस Cl2। ठीक है। अब ये एक कंटेनर में होगा दोनों के दोनों। यस सर। ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज किया आपने, तो अब आप ये देख लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? सर PCl5 पे कम मोल्स है। मतलब रिएक्टेंट में कम है तो ये लेफ्ट हैंड यस साइड सर। पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 4 है, इधर 2 है। तो यहाँ जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड जाएगा। यस समझ सर, में आया? समझ आ गया। यस सर। चलिए इसे लिखिए जरा। ये नहीं भी लिखिएगा ना तो भी चलेगा, ये वाला जो P डिक्रीजेस, क्योंकि इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उसका वैसे वर्सा कर दीजिएगा खुद के मन में तो भी हो जाएगा। वेरी गुड अदिति। सर डन। डन एवरीवन? यस सर। चलिए अब यहाँ पे थर्ड केस ले लेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे जब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स की, तो आप देखेंगे कि दो प्रोसेस के लिए यहाँ अलग अलग है। एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? सॉरी सर। एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सुनाई दिया आपको आशीष, एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H यस सर। पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट की तरफ हमें हीट ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। बात समझ में आई?
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करेंगे कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो चूंकि इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि इसको हीट की रिक्वायरमेंट है और उसी टाइम आपने हीट दे दिया, तो इसके लिए फेवरेबल हो गया कि नहीं, बताइए। यस सर। तो जब फेवरेबल हो गया तो ये इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर से बता दीजिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। हम जहां रिएक्शन कराते हैं उसमें हीट देने की जरूरत पड़ती है। अब यस चूंकि सर। ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपने क्या किया कि इसको हीट की जरूरत है और उसी टाइम इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से हीट दिया जाएगा ना, यस सर। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया, इसको जरूरत थी और आपने दे दिया, तो ये प्रोडक्ट में इजिली चेंज हो जाएगा कि नहीं। यस सर, हो जाएगा। तो जब भी एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो अंडरस्टूड है लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा एंडोथर्मिक के लिए। वही बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आर जो है वो प्रोडक्ट में तो चेंज होता है, लेकिन साथ में हीट भी रिलीज करता है। मतलब रिएक्टेंट के पास इतना हीट है कि इसे रिलीज करना पड़ रहा है। ठीक है, इस टाइम पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी हीट है, तो ये लेना चाहेगा क्या? नहीं लेना चाहेगा। तो अगर टेम्परेचर देंगे आप तो इसके लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझ के करिएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अभी। देवांश, आशीष। सर ये एक्सोथर्मिक वाला बता दीजिए। एक्सोथर्मिक वाले में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि जो हीट रिलीज करता है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट है, इसके पास ऑलरेडी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है, तभी तो ये रिलीज कर रहा है यस प्रोडक्ट सर। साइड में। अब यस इस सर। टाइम पे आपने क्या कर दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इसके पास ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा है, ये चाहेगा लेना? तो सर नहीं नहीं चाहिए। चाहेगा। और उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसके लिए फेवरेबल नहीं हुआ ना, इनफेवरेबल अनफेवरेबल हुआ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे एंडोथर्मिक में इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, आपने दे दिया, एक फेवरेबल कंडीशन बन गया, तो इसलिए ये राइट में चला गया। ठीक है, और उल्टा वाला देख लीजिएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो एक अगर आपको पता हो तो दूसरा वाला तो उसका अपोजिट होगा, इतना पता है। तो इसको लिख लीजिए और फिर बताइए। एक मिनट। हो गया? Yes. यस सर। आशीष। यस सर, हो गया। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास टेम्परेचर की बात खत्म होती है, तो अब अपने पास आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। फिर फिफ्थ देख लेंगे, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में केस 1 केस 2 बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे केस 1 के बारे में सबसे पहले कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है तो इसमें क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम।
डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में देखेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो यहां पे आ जाएगा अपने पास reaction will shift in that direction where number of moles increases। सिंपल सी बात है। अगर आपने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया है तो दो केस बनेगा। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम उसमें इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? सर रिपीट कर दीजिए। सर इनर्ट गैस मतलब? इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे के सारे इनर्ट गैसेज होते हैं ना 18th ग्रुप वाले। ये सर याद है क्या? इसे लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। बार के पीछे चला जाता। हो जाए तो बताइएगा। हो गया? यस सर। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए N2 है प्लस 3H2 है एक कंटेनर में, और यहाँ पे 2NH3 है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे लाया आपने इनर्ट गैस को इसमें डाल दिया, इनर्ट गैस को डाल दिया He, हीलियम एक इनर्ट गैस है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे ना उधर शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना कहने का मतलब है। बात समझ में आई? इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स 4 है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर में है ना? हाँ, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर नहीं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देता हूँ एक मैं इसी पे। सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। बस हो गया सर। तो हो गया बस, उधर में कांस्टेंट प्रेशर था या टेम्परेचर।
ओके, तो क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। जैसे एक रिएक्शन दे दिया हूं मैं, N2 गैसियस स्टेट प्लस 3H2 गैसियस स्टेट विल गिव 2NH3 गैसियस स्टेट, और इसके साथ हीट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जस्ट सपोज मेरा पहला ये है क्वेश्चन कि अगर N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो किधर शिफ्ट होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर शिफ्ट होगा। और फिफ्थ जो है आपका बाय एडिंग कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो किधर शिफ्ट होगा। और सिक्स्थ जो है एडिशन ऑफ नियॉन, एडिशन ऑफ नियॉन तो किधर शिफ्ट होगा। एडिशन ऑफ नियॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर तो किधर शिफ्ट होगा। सर 5 वाले का मतलब समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए 5 वाले मुझे। बाय एडिंग कैटलिस्ट। ये सर आगे। ठीक, हो गया। पहला वाला क्या हो जाएगा अदिति, लेफ्ट राइट करते जाइएगा आप लोग। आशीष फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का राइट है। फर्स्ट का राइट है, वेरी गुड।
सेकंड का लेफ्ट वेरी गुड, इसका राइट वेरी गुड, टेम्परेचर फोर्थ का लेफ्ट इधर सर इधर नो चेंज आएगा नो इफेक्ट, ठीक है। और इधर नंबर एडिशन ऑफ नियॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका भी बता ही दीजिए। लेफ्ट लेफ्ट वेरी गुड वेरी गुड। देवांश यस सर। ये समझ में आया? यस सर, आ गया। वेरी गुड चलिए स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके अब देख लीजिए, यहाँ टॉपिक डाल लीजिएगा, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ a reaction, predicting the extent of a reaction। अब ये प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में देखिए कैसे करते हैं। एक तो हम केसी के वैल्यू से पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केसी वाला देख लेते हैं, केसी क्या होता है। अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, प्री डोमिनेंट होगा। तो लिखते जाइएगा मेरे साथ, प्रोडक्ट्स प्री डोमिनेंट, प्रोडक्ट्स प्री डोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब केसी बहुत बड़ा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट होने वाला होगा रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो आता है अपने पास अगर केसी का वैल्यू लेस देन 10⁻³ होगा तो यहाँ रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट करेगा, रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट्स ओवर प्रोडक्ट्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही कम रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली लिख सकते हैं, रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली। उसके बाद आ जाता है कि अगर केसी इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि केसी जो है बेसिकली आपका इन दोनों के बीच में होगा, तो हम कैसे वैल्यू लिखेंगे, एक डायग्राम बना के, इफ केसी इज इन रेंज ऑफ 10⁻³ टू 10⁻³ तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा, एक जगह कंप्लीट हो रहा है और दूसरे जगह रेयरली कंप्लीट हो रहा है, तो उनके दोनों के बीच में होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ, वेट अ मिनट, appreciable concentrations of both reactants and products are present, simple are present। तो ये तीन तरीके का हो गया केसी का वैल्यू, ठीक है, जिसमें एक डायग्राम बना के भी हम देख सकते हैं कि ये रहा आपके पास एक एरो, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दे रखा है आपका, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा कि ये ले लीजिए आप 10⁻⁻3, ये ले लीजिए 10⁻3। यहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज होते जाता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा एक्सट्रीमली लार्ज, और इधर जो आएगा नेग्लिजिबल आ जाएगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में रहेगा तो आपके पास बोथ रिएक्टेंट्स, both reactants and products are present at equilibrium। अब वेरी लार्ज होता है तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, रिएक्शन
proceeds to completion, reaction proceeds to completion। और यहाँ पे जब देखेंगे reaction hardly proceeds, सिंपल है। ठीक है, तो वैल्यू पे भी देख के बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, लिख के बताइए, फिर डाउन करता हूँ। सर यस, सर जो आपने ये लिख रखा है रिएक्शन प्रोसीड्स टू बी कंप्लीशन, सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट में सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे एक तरीके से, या जरा सा बचेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीशन, रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीशन। ठीक है, ओके सर, यस सर। हो जाए तो बताइएगा। हो गया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब देख लीजिए, यहाँ जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है रिएक्शन कोसेंट की। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही हुआ था। मैं भूल गया। ये यस सर, बस सर ये ठीक है, चलिए ये लिख के बताइएगा ताकि मैं फिर शुरू करूंगा ये जो समझा रहा हूँ। सर डन। डन। ठीक है, एवरीवन डन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, रिएक्शन कोसेंट क्या होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो रिएक्शन कोसेंट होता है ना, ये केसी तब यूज करते हैं जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे हो। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर इक्विलिब्रियम। अगर केसी लिखा हुआ है, केसी दिया हुआ है, तो वो इक्विलिब्रियम के लिए है। अदर देन इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम और आफ्टर इक्विलिब्रियम, वहां पे हम रिएक्शन कोसेंट क्यों यूज करते हैं? सेम पर्पस के लिए। जस्ट सपोज अपने पास क्या दे दिया, ए प्लस बी बी विल गिव सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूसी निकालेंगे तो क्यूसी सेम तरीके से निकलेगा जैसे केसी निकलता है। डी का पावर डी, सी का पावर सी, ए का पावर ए, बी का पावर बी। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बस इसमें फर्क ये होता है,
ठीक है, कि ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे नहीं है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ क्यूसी और केसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है कि केस वन करके लिख सकते हैं, अगर क्यूसी केसी के बराबर हो गया या केसी के बराबर हो गया तो यानी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है। केस टू निकलेगा अगर क्यूसी जो है आपका ग्रेटर देन केसी है। ठीक है, ग्रेटर देन केसी है, निकाल के देख लेंगे, तो आपका जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया। फिर यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, कैसा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के बहुत काम आता है। ठीक है, और अगर क्यूसी लेस देन केसी हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत ही एक प्यारा सा डायग्राम दे के दे रखा है, जैसे ये और ये। ठीक है, एक और दे रखा है ऐसे, दोनों बराबर, और एक दे रखा है ऐसे, मतलब दो, ये सारे एक ही पेज पे हैं, एक ही लाइन पे है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम बनता नहीं है, let's try once again. बस हो गया जैसे तैसे। ये देख लीजिए, यहाँ पे QC है, ये KC है। अगर QC छोटा होगा तो फॉरवर्ड जाएगा, किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा इधर। ठीक है, अगर ये QC KC दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम पे होगा, यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा, और ये QC हो गया और ये KC हो गया, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। वेरी गुड। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें जो भी डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में पहले वो कर लीजिएगा, और उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, तो उसे भी रीड करके आइएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ठीक है देवांश। यस सर, थैंक ओके।